नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। बिहार शिक्षक भर्ती का या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का विज्ञान का सीरीज है। अभी आपको पता है कि हम भूगोल के भी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। विज्ञान के इस सीरीज में हम कक्षा 6 के कुल 6 अध्याय को देखेंगे कि किस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है, इससे कुल 2 प्रश्न हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जिसमें एक साथ ए तथा बी दोनों गुण हों, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी का, कि जिनमें एक साथ ए तथा बी के दोनों गुण हैं। ए तथा बी का मतलब कि शाकाहारी। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो केवल पादप खाते हैं, और मांसाहारी उन्हें कहते हैं जो केवल मांसों को खाते हैं। तो जो जंतु पादप एवं प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका सी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि जिसको हम लोग शहद कहते हैं एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, क्योंकि पहला कह रहा है कि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। दूसरा कह रहा है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा कह रहा है कि इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। और चौथा कहती है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है ए है कि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। अब जो अगला चैप्टर है अध्याय 2, जिसमें कि भोजन के घटक हैं, इनमें कुल 9 प्रश्न हैं जो कि 3 से 11 हैं। तो इसे देखते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पोषक तत्वों में सम्मिलित है। अब यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद आप नीचे अवश्य पढ़िएगा कि जो दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पोषक तत्वों में क्या क्या शामिल होता है, तो खनिज लवण भी शामिल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके विटामिन भी शामिल होते हैं, ठीक है। खनिज लवण और विटामिन भी शामिल होते हैं। आहारी रेशे इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों में जो शामिल होते हैं उसमें आपका केवल बी वाला ऑप्शन होगा 1 और 2। तो जैसा कि आपने पता है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। रसायन, क्योंकि जो हमारे आहारी रेशे होते हैं शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। तो जो आहारी रेशे होते हैं और जल जो होता है यह भोजन मतलब कि जल, आहारी रेशे और विटामिन ये हमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भोजन में पोषक तत्वों में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपका बेसिक तौर पे आ जाता है आपका कि खनिज लवण और आपका विटामिन, ठीक है। आहारी रेशों और जल से हमें किसी प्रकार का बेसिक तौर पर किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद आप इसको जरूर पढ़िएगा कि आप पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे पूछा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में। तो अब यहाँ पे पहला कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो यह भी आपका सही है कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रकार से डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है कि उपयुक्त सभी के सभी आपके क्या हैं, सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो पहला कह रहा है अमीनो अम्ल, तो यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। किसका प्रकार है, तो प्रोटीन का प्रकार है, ठीक है। प्रोटीन का प्रकार है। मड और शर्करा यह दोनों के दोनों आपके किसके प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो इस प्रकार से आप पूछा गया है कौन सा, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो केवल एक वाला जो ऑप्शन है वह कार्बोहाइड्रेट का नहीं प्रकार है। किसका प्रकार है, वह प्रोटीन का प्रकार है। अगला जो क्वेश्चन है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा साथ साथ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, मतलब कि वसा के संदर्भ में कौन सा सही ऑप्शन आपका कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि वसा शरीर में
ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये भी आपका सही होता है। और तीसरा कह रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। उसके बाद आपका आता है प्रोटीन और उसके बाद आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमें वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। तो यहाँ पे वसा के संदर्भ में केवल आपका दो स्टेटमेंट सही होता है, पहला और दूसरा। तो इस प्रकार से बी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा पूछा गया है कि जल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि बेसिक तौर पे यहाँ पे पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ सीमा तक शरीर के लिए जल आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, जैसे कि आप खीरा खाते हैं या सेव खाते हैं तो उनसे ही हम जल की क्या करते हैं, आपूर्ति कर लेते हैं। तो पहला आपका सही है कि खाद्य पदार्थों से हम कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सी वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों आपके सही हैं। आगे आपका क्वेश्चन है और इसको आपका मैचअप करना है, और मैचअप ये करना है कि कौन सा मतलब कि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे विटामिन ए तो सभी ने पता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी या दृष्टिहीनता जैसी बीमारी होती है। विटामिन B1 से हमें बेरी जैसी मतलब कि आपका रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी जैसी बीमारियां होती है। विटामिन सी की कमी से बेसिक तौर पे स्कर्वी, जिससे कि मसूड़ों से खून निकलना, और बेसिक तौर पे विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो बेसिक तौर पे अधिक समय तक घाव को भरने में समय भी लगता है। तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेट्स रोग भी कहते हैं, ये होता है। तो ये आपका सही मिलान होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में देखना है। तो पहला कह रहा है कि विटामिन ए त्वचा और आग को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन B1 जो होता है बेरी नामक रोग के लिए होता है, तो ये आपका गलत है। घाव भरने के लिए विटामिन सी और के आपका जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पे B1 गलत है। विटामिन सी के बारे में पूछा गया है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, तो बेसिक तौर पे आपका जो है वह विटामिन सी के बारे में सही एक्सप्लेन कर रहा है कि यह रोगों से लड़ने में भी आपका सहायक होता है विटामिन सी। और आगे आपका कह रहा है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका बी वाला स्टेटमेंट असत्य आता है, क्योंकि B1 जो होता है बेरी नामक रोग के लिए होता है, न कि घावों को भरने के लिए। घावों को भरने के लिए आपका सी और के जैसी विटामिनों की हमें आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला आपका कह रहा है कि कैल्शियम, तो कैल्शियम से बिल्कुल सही है कि अस्थि क्षय, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है आयोडीन, तो आयोडीन से घेंगा या मतलब गाइटर नामक रोग होता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है लोहा, तो लोहा से दंत छेनी होता है, यह भी आपके कैल्शियम की ही कमी इसकी वजह से है। लोहे की कमी से बेसिक तौर पे रक्त अल्पता या एनीमिया नामक बीमारी होती है, ठीक है, एनीमिया। तो इस प्रकार से तीसरा वाला युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि केवल 1 और 2 आपके सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि प्रोटीन की कमी से बेसिक तौर पे मानव शरीर में वृद्धि की कमी होती है। अब यहाँ पे आपका कि प्रोटीन की कमी से, और आपने पता है कि विटामिन से हमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है, बेसिक तौर पे हमारे शरीर के अंदर हिंताजन्य रोगों को समाप्त करने के लिए होता है। और वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, और साथ ही ये हमारे शरीर की ऊष्मा को मेंटेन करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और वृद्धि के लिए, ठीक है, बेसिक तौर से जो जिम्मेदार पोषक तत्व है वह है आपका प्रोटीन।
अब ये कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग तंतु से वस्त्र तक की चीज़ों को देखेंगे। इसमें कुल 2 प्रश्न हैं जो कि 12 से 13 तक होंगे, तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि तागा यानी कि धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से गलत स्टेटमेंट है। तो पहला कह रहा है कि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये आपका गलत है। इसके एक्सप्लेन को हम आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है आपका कि रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और चौथा कह रहा है कि ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सही है। तो जो आपका असत्य कथन है या कि सही नहीं है वो आपका बी वाला है। इसके बारे में जानते हैं। तो आपने पता है कि जैसे कि मैंने कहा तागा अनेक तंतुओं और पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु जो होते हैं पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्रीय रेशेदार पौधा है, इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। और रेशम और ऊन दोनों जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊंट तथा याक के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आगे लिखा है कि उपयुक्त तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण जो है उनमें आता है आपका पॉलिएस्टर, उसके बाद आता है आपका नायलॉन और एलिक्रिक। ये आपका संश्लिष्ट मतलब मनुष्यों के द्वारा इसे बेसिक तौर पे बनाया गया है। आगे की अगर बात करें तो जैसे कि आपका इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है बी वाला होता है कि पॉलिएस्टर नायलॉन और एक्रिलिक जो है वह संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। अब इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने पता है कपास हो गया, जूट हो गया, रेशम तथा ऊन के तंतु जो होते हैं पादप तथा जंतुओं से बेसिक तौर पे प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। आगे की बात कि ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका उत्पादन पादप या जंतुओं से नहीं संश्लिष्ट तंतुओं से होता है, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, तो इन्हें हम क्या कहते हैं संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और फ्लैक्स जो आपका है वह एक पादप तंतु है। तो आप यहाँ पे फ्लैक्स वो ये कंफ्यूज मत होइए, फ्लैक्स एक प्रकार का पादप है जिससे कि प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जिसे रासायनिक पदार्थों से बेसिक तौर पे प्राप्त किया जाता है उसे संश्लिष्ट तंतु किया जाता है, और जिसे प्राकृतिक के तौर पे हम जंतु या पादपों से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो ये कक्षा 6 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर था। अब है आपका चौथा चैप्टर जिसमें कि कुल 2 प्रश्न है 14 से 15 तक, और इसमें जो चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इससे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि मतलब कि ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू, और आगे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है। तो आपने पता है कि जल में विलय क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी, क्योंकि आपने पता है H2O होता है तो जल में ऑलरेडी विलय है। और उसके बाद आपका दूसरा सिरका भी आसानी से जल में क्या है विलय है, और नींबू का रस भी आसानी से जल में विलय है। मिट्टी का तेल जल में विलय नहीं है। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा वाला आता है कि 1, 2 और 4, यानी कि ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का तेल जो है वह जल में विलय है, जबकि मिट्टी का तेल वह क्या है जल में अविलय है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ परभासी, यानी कि मतलब कि परभासी है कि आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे आपका है कि पहला कह रहा है मतलब कि परभासी मतलब कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा, तो आपने पता है कि आप अपने हाथ की हथेली से आर पार नहीं देख सकते हैं। तेल लगा कागज होता है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। अगला है गत्ते का डब्बा, तो गत्ते के डब्बे से भी हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक तौर पे आर पार, ठीक है, हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, गत्ते के डब्बे से भी हम लोग बेसिक तौर पे आर पार नहीं देख सकते हैं। और अगला कह रहा है आपका कि कांच, तो कांच का टुकड़ा जो होता है उससे हम लोग बेसिक तौर पे आर पार देख, सॉरी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि परभासी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक होता है आपका पारदर्शी। पारदर्शी ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। लेकिन परभासी ऐसा पदार्थ होता है कि आर पार देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं।
स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद है आपका अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो आपने पता है कि हाथ की, यहाँ पे पूछा है परभासी, तो हाथ की हथेली जो है उससे हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परभासी कहते हैं। और तेल लगा कागज जो होता है उसे आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम परभासी कहते हैं। और जिनसे आसानी से स्पष्ट रूप से आर पार देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। और जिससे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो कांच और गत्ते का जो डिब्बा है इससे हम लोग बेसिक तौर पे आर पार नहीं देख सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि एक और दो जो है वह परभासी के एग्जाम्पल हैं कि हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। अगला जो आपका अध्याय है अध्याय 5 है, और इस जो चैप्टर है वह है पदार्थों का पृथक्करण। और इससे कुल 4 प्रश्न हैं जो कि 16 से 19 तक हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि पदार्थों का पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण के विधियां हैं, मतलब कि यहाँ पे निष्पावन दिया है, निस्तारण दिया है और निस्यंदन दिया है। तो ये सभी की सभी जो हैं वह पृथक्करण की विधियां हैं। तो इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन सही होता है कि 1, 2 और 3 ये सभी के सभी क्या हैं, पृथक्करण की विधियां हैं। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हस्तचयन हो गया, चालन हो गया, अवसादन हो गया, थ्रेसरिंग और वाष्पन भी बेसिक तौर पर आपके पृथक्करण की विधियाँ आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन के अगर बारे में जाना जाए तो बेसिक तौर पे आपका कि हस्तचयन, जैसा कि मैंने बताया कि हाथों से जो चुना जाता है उसे बेसिक तौर पे हस्तचयन कहते हैं। उसके बाद आपका निष्पावन, जो हवा जाल के, ठीक है, बेसिक तौर पे छोटे छोटे कणों को उड़ाया जाता है उसे हम लोग निष्पावन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पूछा गया है कि मैंने कहा कि निस्तारण, निष्पावन, निस्यंदन और साथ ही साथ चालन हो गया, हस्त चयन, अवसादन, थ्रेसरिंग और वाष्पन, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके पृथक्करण की विधियां इनके अलावा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आपका पहला जो कह रहा है कि किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे इसके बारे में जाने तो महीन कण जब बेसिक तौर पे नीचे बैठ जाते हैं तो वहाँ पे अवसादन नहीं किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब होता है छानना, ठीक है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तीसरा कह रहा है द्रव तथा उसके अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि से पृथक किया जाता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है, जैसे कि रेत और जल को अलग किया जाता है। और अगला कह रहा है कि वाष्पन विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है, जैसे कि जल में क्या है, चीनी घुला हुआ है, तो इसके लिए हम बेसिक तौर पे क्या करते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है संतृप्त विलयन, कि ऐसे विलयन जिसमें एक सीमा के बाद कोई अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है किसी पदार्थ में विलेय को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी ने पता है कि अगर हम चीनी और पानी घोल रहे हैं और वह घुल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, पानी को जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं चीनी और घुलना शुरू करता है, तो वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है विलेयता पे, तो विलेयता उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यह दोस्तों ये आपका कक्षा 6 का 5वां अध्याय था। अब आएंगे कक्षा 6 के 6वें अध्याय पे, जिसमें कि कुल 2 प्रश्न हैं और चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसमें कि क्वेश्चन 20 से 21 हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो प्रश्न है कि औजारों में लोहे के फलक से बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। पहला कह रहा है
कि उसका आकार छोटा हो जाता है, दूसरा कह रहा है उसका आकार बड़ा हो जाता है, तीसरा कह रहा है कि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने गाँव में देखा होगा कि जब किसी लकड़ी के गत्ते को किसी लोहे के फलक में डाला जाता है तो उसको गर्म किया जाता है, जिससे कि उसका आकार क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और उसके बाद उसमें आसानी से वह चला जाए। उसके बाद जब वह ठंडा होगा तो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका आकार बड़ा करने के लिए बेसिक तौर पे उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं। तो उत्क्रमित का मतलब होता है जैसे कि जल का बर्फ बनना, और बर्फ से हम पुनः क्या कर सकते हैं, जल बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्क्रमण परिवर्तन कह सकते हैं। तो पहला कह रहा है आपका कि गुब्बारे का फटना, ठीक है। तो गुब्बारे का फटना आपका बेसिक तौर पे है कि गुब्बारे को हम पुनः, अगर गुब्बारा फट जाता है तो उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ये आपका उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूसरा है आपका दूध से दही का बनना। तो आपने पता है कि पुनः दही से दूध आप नहीं बना सकते हो, तो ये भी आपका उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तीसरा है कि नमक का पानी में घुलना। तो आपने पता है कि नमक को अगर हम पानी में घुला दें तो फिर से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह एक प्रकार से आपका उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण है। और अगला है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो यह भी आपका है कि मिट्टी के ढेर को हमने बर्तन में बदल दिया, और पुनः उस मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं कि मतलब कि उस बर्तन के ढेर को हम मिट्टी में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भी आपके उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण होता है। और इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला कि 3 और 4 जो है वह उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण है। तो दोस्तों यह कक्षा 6 के विज्ञान का एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू रहा, जिसमें हम लोगों ने 6 अध्याय को देखा, और आगे के भी अध्याय को हम देखेंगे, और टोटल आपके 12th तक के कक्षा तक के विज्ञान के और अन्य सारे सब्जेक्टों को भी एमसीक्यू इसी प्रकार से हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं पे त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, कहाँ पे कोई त्रुटि है उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।